ठीक है, this time this chapter is really very important. Section 45 subsection 1. So subsection 1 of section 45 of Sale of Goods Act. ये G बड़ा होना चाहिए, S बड़ा होना चाहिए. 1930. Unpaid seller is one to whom the full price of the goods sold has not been paid. वो ऐसा आदमी है जिसको full price of the goods pay नहीं करी गई है. The seller is deemed to be an unpaid seller when या तो पूरी प्राइस पे नहीं की गई है, या फिर टेंडर नहीं की गई है, ऑफर नहीं करी गई है, या फिर कोई एक बिल ऑफ एक्सचेंज या दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया पेमेंट के लिए, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो सर ये अनपेड सेलर है. ठीक है. राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर. सर दो तरीके से राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द बायर. राइट्स अगेंस्ट द गुड्स भी दो तरीके से देखने हैं. जब प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, और जब प्रॉपर्टी या ओनरशिप सेलर के पास में ही है, बायर के पास में ट्रांसफर नहीं हुई है. ठीक है. सो देखो इन दोनों में सिचुएशंस में, और राइट्स अगेंस्ट द बायर अलग से देखेंगे, पहले इसको कवर करते हैं. इन दोनों ही सिचुएशन में सर एक में 3 राइट है, एक में 4 राइट है. ये 3 जो है ना, ये तो दोनों ही सिचुएशन में है. एक एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला, जो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तब. ठीक है सर. क्या क्या? पहला है राइट ऑफ लियन. लियन को हमेशा किससे एसोसिएट करना है सर? फिजिकल पोजेशन से एसोसिएट करना है. राइट टू कीप द फिजिकल पोजेशन विद वनसेल्फ. अपने खुद के साथ में फिजिकल पोजेशन रखने की जरूरत, मतलब दबा के रख सकते हो आप जब तक कि आपको उसका पैसा नहीं मिले. ये राइट ऑफ लियन यहाँ पर भी अवेलेबल है, राइट ऑफ लियन यहाँ पर भी अवेलेबल है. जब प्रॉपर्टी ओनरशिप पास हो गई है और नहीं हुई है तब भी अवेलेबल है, दोनों तरफ अवेलेबल है. ठीक है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. सर अच्छा, राइट ऑफ लियन तब भी अवेलेबल है, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं. राइट ऑफ लियन तब भी अवेलेबल है जब बायर सॉल्वेंट है, और तब भी अवेलेबल है जब बायर इंसॉल्वेंट है. दोनों ही केसेस में अवेलेबल है. जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है? आपने माल ट्रांजिट में डाल दिया फॉर डिलीवरी टू दी बायर. ठीक है. अभी तक ओनर आप ही हैं या आप नहीं हैं, ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ओनरशिप से. लेकिन सामने वाला बायर क्या है? अभी सर गुड्स ट्रांजिट में है, उस दौरान इंसॉल्वेंट हो गया. और यदि गुड्स अभी तक ट्रांजिट में ही है, बायर ने या तो उनको गुड्स को लिया नहीं है, या फिर बायर जो है उसके एजेंट ने गुड्स लिए नहीं है. ठीक है. तो फिर क्या है? यानी कि अभी तक डिलीवरी सामने वाले को हुई नहीं है, गुड्स ट्रांजिट में चल रहे हैं, तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला अपना राइट काम ले सकते हैं. ये राइट केवल तभी अवेलेबल है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, केवल तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है. जबकि ये वाला राइट है राइट ऑफ लियन, ये चाहे बायर सॉल्वेंट है चाहे इंसॉल्वेंट है, दोनों ही केसेस में मिलता है. तीसरा राइट ऑफ रीसेल, वापस बेचने का राइट. सर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक ये राइट ऑफ रीसेल, वापस बेचने का राइट नहीं मिले. ठीक है. अपन ने तो यहां तक पढ़ा हुआ है कि सर nemo dat not cured habeat, nemo dat non cured habeat, a person cannot give a better title to another person than what he himself has. But and sale by an unpaid seller, अनपेड सेलर यदि रीसेल कर रहा है तो वो एक सेकंड बायर को एक बेटर टाइटल दे सकता है. ठीक है सर. और हमने तो ये सब तक पढ़ा है कि वो सेलर अनपेड सेलर नहीं है, पूरी प्राइस मिल भी गई है, केवल माल देना बाकी है, उसके बावजूद उसने दूसरे आदमी को ये माल बेच दिया, सेम माल, तो सेकंड बायर का अच्छा टाइटल हो जाता है. हमने तो ये हद तक पढ़ा हुआ है. ठीक है सर. सर राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, निटी-ग्रिटीज या डिटेल्स अब देखना चालू करते हैं. राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी जो इस तरफ आ रहा है, जहां पर ओनरशिप सेलर के पास नहीं है, बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उधर एक राइट और मिलता है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी. सर ये क्वासी लियन टाइप का राइट है, ज्यादा दिमाग मत लगाना. आप डिलीवरी को अपने पास में तब तक रख सकते हैं जब तक कि आपको
पैसा नहीं मिल गया हो क्योंकि आप अनपेड सेलर हैं, तो आप तब तक रख सकते हैं। सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, ठीक है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। आइए राइट ऑफ लियन चालू करते हैं। सर वापस अनपेड सेलर के दो तरीके के राइट्स होते हैं, एक तो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, एक राइट्स अगेंस्ट द बायर। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स व्हेन द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड व्हेन द ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। व्हेन द ओनरशिप हैज transferred and not transferred, then three rights in both the cases: right of lien, right of stoppage in transit, right of resale. And when the ownership has not been transferred, then one more right, right of withholding the delivery. आइए देखना चालू करते हैं भैया। इसमें सेक्शंस याद रख लेना, सेक्शंस याद रखे हुए काम आ जाएंगे। राइट ऑफ लियन सेक्शन 47। सर अनपेड सेलर कौन? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 gives the meaning of unpaid seller. Right of lien is available under section 47. लियन का मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। सर कीवर्ड क्या है? रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज द कीवर्ड। ऐसा बोलते हैं आप माल को अपने पास में तब तक रिटेन या दबा के रख सकते हो जब तक कि आपको उनका पेमेंट नहीं मिल जाए, तब तक आप उस गुड्स को अपने पास में रिटेन करके रख सकते हो। ये तो हो गया राइट ऑफ लियन। जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए क्या बोला जाता है? इट इज अ राइट टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, वंस अगेन गेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, क्योंकि वहां पर आपने अपना राइट टू रिटेन, राइट ऑफ लियन छोड़ दिया। जैसे ही आपने अपना राइट ऑफ लियन छोड़ा, उन गुड्स को अपने पोजेशन से हटा के ट्रांजिट में डाला, तो आपका राइट ऑफ लियन तो अब छूट गया, क्योंकि अब आपके पास में पोजेशन है ही नहीं उन गुड्स का। तो ऐसा भी बोला जाता है जहां पर राइट ऑफ लियन खत्म होता है वहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए क्या जरूरी है कि गुड्स ट्रांजिट में डाले जाएं। गुड्स ट्रांजिट में डाले जाए का मतलब है कि गुड्स को कैरियर को आपने दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग इट टू बायर। ठीक है, तो जब लियन खत्म होगा तभी तो स्टॉप ट्रांजिट चालू होगा। तो लियन खत्म मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट चालू, वो भी केवल तब जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो ट्रांजिट के दौरान, तभी ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सर समझ आ रहा है? बोलो यस और नो। कृष्णा, मोहित, ओम, प्रियांशु, सिया, जिग्नेश। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, what is the meaning of right of lien? A right of lien is a right to retain the possession of the goods until some claim due against is satisfied. जब तक कि जो भी क्लेम है आपका उस चीज के अगेंस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसका लियन अपने पास में रख सकते हो। यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लियन। ठीक है, अनपेड सेलर जो कि गुड्स के पोजेशन में है और फुल पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं हुई है, तभी तो वो अनपेड सेलर है, या फिर फुल पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं करी गई है उसको, वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इन फॉलोइंग केसेस: जहां पर गुड्स को बेचा गया है विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी कि मैं माल उधार पे बेच रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मैंने माल आपको बेचा, उधार पे नहीं बेचा। जब उधार पे नहीं बेचा तो आपसे पेमेंट की दरकार है, पेमेंट एक्सपेक्टेड है, और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैं अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता हूं। ठीक है। सेकंड, जहां पर गुड्स को उधार पे बेचा तो गया हो लेकिन उधारी वाला टाइम एक्सपायर हो गया हो या उधारी वाली टर्म्स एक्सपायर हो गई और अभी तक माल का पोजीशन यदि आपके पास नहीं पड़ा है, तो आप उनमें राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। और तीसरा, जहां पर बायर इंसॉल्वेंट हो गया और अभी तक माल का पोजीशन आपके पास में ही है, सर आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों ही केसेस में, जब माल उधार पे नहीं बेचा हो, जब माल उधार पे तो बेचा हो लेकिन क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड या टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, और तीसरा बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, सारे ही सिचुएशन में यदि उस माल का लियन आपके पास में है, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लियन। ठीक है, माल का फिजिकल पोजीशन यदि आपके पास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लियन के लिए क्या क्या बातें जरूरी है, व्हाट आर द जनरल रूल्स? सर सेलर के पास में फिजिकल पोजेशन होना चाहिए गुड्स का। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल पोजेशन जो है गुड्स का वो ओनर के तौर पे ही एक्सरसाइज कर रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद बायर के एजेंट के तौर पे उन गुड्स का पोजीशन रख रहा हो। सर कैसे?
बायर घूम के आया, बायर ने सेलर से कोई माल खरीदा, बायर ने बोला यार मुझे और भी माल खरीदना है, मैं माल आपसे खरीदा गया माल कहाँ कहाँ साथ में लेके घूमूंगा, इसलिए काम करते हैं आप मेरे बिहाफ पे इनको होल्ड कर लीजिए, जब मैं आऊंगा तब ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये सेलर जो है ही इज होल्डिंग द गुड्स आइदर एज अ बेली और एज एन एजेंट और ऑफ बायर। उस कैपेसिटी में भी है ना इसके पास में पोजीशन ऑफ गुड्स, तो भी ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किस कैपेसिटी में इसके पास में फिजिकल गुड्स का पोजीशन है। सेलर की कैपेसिटी में बहुत अच्छा, एजेंट की कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस गुड्स का फिजिकल पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, सो सेलर मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन ओनर के तौर पे ही हो, पोजीशन एजेंट या बेली फॉर बायर के तौर पे भी हो सकता है। ठीक है, part delivery of goods does not imply that seller has waived the lien. The seller can exercise lien on remaining goods. सर अपन ने पढ़ा था ना, पार्ट डिलीवरी का मतलब फुल डिलीवरी होता है, तभी तो सेलर ने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, सेलर ने बायर को 200 यूनिट सप्लाई करने थे, लेकिन वो माल इतना सारा था कि एक बार में लॉरी में आ ही नहीं रहा था, तो बायर जो है वो 100 करके लॉरी में भरा था। एक बार लॉरी में 100 भरे, फिर लेके गया, जितने में बाकी के में आग लग गई, तो यहाँ पर नुकसान कौन होगा? मान लिया जाता है कि पूरा का पूरा डिलीवरी एक साथ कर दी गई है। ठीक है, डिलीवरी इन पार्ट विच इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल विल बी टेकन एज डिलीवरी ऑफ फुल, ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो नुकसान जो होगा ना वो बायर का होगा। ठीक है सर, लेकिन लेकिन सर जहां पर ये डिलीवरी इन पार्ट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल और अभी तक पूरा पैसा नहीं आया है, तो बचे हुए 100 जो है पार्ट डिलीवरी जो है ये सेलर अपने पास में लियन के तौर पे एक्सरसाइज कर सकता है। सर वापस देखो, पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स does not imply that the seller has waived the lien. Seller can exercise lien on the remaining goods. ठीक है, अच्छा, सेलर कैन रिटेन द गुड्स ओनली इफ प्राइस ऑफ द गुड्स इज अनपेड। सर यहाँ पर केवल गुड्स की कीमत की बात हो रही है, दूसरे एक्सपेंसेस जो उन गुड्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस हुआ, रिपेयर चार्जेस हुआ, इनके लिए सेलर कभी भी राइट ऑफ लियन उन गुड्स पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कि पहले मेरा मेंटेनेंस चार्जेस दे, पहले मेरा रिपेयर चार्जेस दे। इनके लिए कभी भी सेलर और वो कहते हैं ना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, केवल प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए एक्सरसाइज कर सकता है। इनके लिए मेंटेनेंस रिपेयर चार्जेस के लिए वो कभी भी राइट ऑफ लियन नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। सर राइट ऑफ लियन क्या होता है? रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। कब कब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है? राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, ये सारी समझ में आ गई? बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। प्रियांशु तेरे को समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। अनपेड सेलर जो लोग लेट आए हैं, वापस बोल रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है चारों चैप्टर्स में से, और पिछली बार तो अनपेड सेलर में से क्वेश्चन आए नहीं, तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के लिए, इसे बहुत अच्छे से करके जाना, अलॉन्ग विद सेक्शन से कर लेना। टर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ लियन। सर लियन का राइट कब छूट जाएगा? लियन का राइट फॉलोइंग केसेस में छूट जाएगा, जहां पर सेलर ने कैरियर को या फिर कोई बेली को गुड्स दे दिए हैं बायर को देने के लिए, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर or to other bailey by the seller for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods. Sir right of disposal seller अपने पास में कैसे रिजर्व रख सकता है? मान लीजिए सेलर को देने के लिए माल कैरियर को दिया, लेकिन पावती या तो अपने नाम से कटा ली या पावती अपने एजेंट के नाम, एजेंट को बेच दी। जब गुड्स मिल जाए, जब पैसा मिल जाए तब पावती देना। तो इन दो केसेस में वो क्या कर रहा है? अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास ही रिजर्व करके रख रहा है, तो फिर उधर तो लॉस ऑफ लियन नहीं होगा, इनडायरेक्ट अभी भी कंट्रोल गुड्स पे उसी का है। लेकिन जहां पर उसने कैरियर को गुड्स दे दिया है, या सेलर ने किसी आदमी को भेजा, या कोई आदमी जा रहा था मुंबई से पुणे, वो उसको गुड्स दे दिया, तो वो बेली हो गया।
ठीक है, किसने गुड्स दिया कि तू सेलर को पकड़ा के आ जाना। तो ऐसे कोई काम हो गया जहाँ कैरियर को नहीं और कोई दूसरे आदमी को दे दिया गुड्स पकड़ाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर उसने फिजिकल पोजीशन गुड्स का छोड़ दिया तो उसका राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा। तो लॉस ऑफ लियन कब होता है, जहां पर गुड्स या तो कैरियर को दे दिए जाते हैं या किसी बेली को दे दिए जाते हैं सेलर को देने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ये पूरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेकंड, वेयर बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोसेशन ऑफ द गुड्स। सर जहां पर बायर या उसके एजेंट ने पूरी कानूनी तरीके से गुड्स का पोजेशन हासिल किया है, वहां पर लियन का राइट खत्म हो जाता है। तीसरा, वेयर द सेलर हैज वेव्ड हिज राइट ऑफ लियन, जहां कुछ सेलर ने छोड़ दिया अपना राइट, ले जाए यार ठीक है कोई बात नहीं। बाय ईस्टॉपर, जहां पर कुछ सेलर ने ऐसा बिहेव कर दिया किसी के सामने, थर्ड पार्टी के सामने, कि थर्ड पार्टी को विश्वास हो गया कि इन गुड्स पे तो कोई लियन नहीं है, ठीक है। बायर आया, सेलर ने गुड्स अपने पास दबा के रखे थे कि जब तक पेमेंट नहीं देगा तब तक नहीं दूंगा। बायर ने कहा ठीक है, बायर ने कहा मैं किसी आदमी को एज अ प्रोबेबल बायर लेके आता हूँ, तो तू ऐसे दिखाना जैसे कि इन गुड्स पे लियन नहीं है। बायर किसी आदमी मिस्टर एक्स को लेके आया, ये देखो ये मेरे गुड्स हैं, सेलर ने उस एक्स के सामने ऐसा रिप्रेजेंट किया, हाँ हाँ इन पे तो कोई लियन नहीं है, ये तो इन्हीं का गुड्स है। तो उस केस में आगे जाके ईस्टॉपल हो जाएगा। अब सेलर को वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि मिस्टर एक्स के सामने पहले किया था, यानी कि उन गुड्स पे लियन नहीं है, ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। तो बाय ईस्टॉपल राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है, जहां सेलर ने खुद ने राइट ऑफ लियन खत्म कर दिया हो। बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स, बायर और उसके एजेंट ने लॉफुली या तो गुड्स का पोजीशन लिया है या फिर गुड्स को डिलीवर कर दिया है कैरियर को या किसी बेली को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सर टर्मिनेशन ऑफ और लॉस ऑफ लियन कब होगा, समझ आ गया? बोलो यस सर। सिद्धांत लोकेश्वर, हाँ सर समझा। ठीक है, जागो, सवेरे हो गई है, जाग जाओ। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हम सेकंड राइट की बात कर रहे हैं। right of unpaid seller against the goods against the buyer, against the goods when the ownership has passed, against the goods when the ownership has not passed। दोनों ही केसेस में राइट ऑफ लियन मिलता है, दोनों ही केसेस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट केवल तब मिलता है जब पहले तो गुड्स ट्रांजिट में पड़े हो, दूसरा बायर ट्रांजिट के दौरान इंसॉल्वेंट हो गया हो, तभी मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलता है ये राइट। सर ट्रांजिट किसे कहते हैं? सर ट्रांजिट का ये मतलब कभी नहीं होता है कि गुड्स जो हैं वो सही में मूव कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में है। सर ट्रांजिट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ट्रांजिट तो तभी से चालू हो जाता है जब सेलर ने उन गुड्स को कैरियर को दिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। सेलर गया कैरियर के मुंबई ऑफिस में उन गुड्स को रखवा दिया, ये एड्रेस है, यहाँ छुड़वा देगा। सर यहीं से ट्रांजिट चालू हो गया, कोई गुड्स यहाँ फिजिकली अभी तक मूव करने चालू थोड़ी हुए हैं, पर ट्रांजिट यहाँ से चालू हो गया। ट्रांजिट खत्म कब होगा सर? तब होगा जब बायर ने उन गुड्स की डिलीवरी कैरियर से ले ली या बायर के एजेंट ने ले ली या बायर ने किसी कैरियर को भेजा जहां उन गुड्स को ट्रक वाले के यहाँ से उठा के लिया, ठीक है। तो सर मुंबई से चालू किया, पुणे में भी यहाँ इनके ऑफिस में आके रखी गए, अभी भी ट्रांजिट चालू है। तो ट्रांजिट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि गुड्स फिजिकली ट्रांसमिशन में है, ट्रांजिट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है कि सर जब से कैरियर ने डिलीवरी ली, भले उसके ऑफिस में पड़े हुए, तब तक जब तक कि कैरियर ने उनको सही में बायर या उसके एजेंट को डिलीवर नहीं कर दिया है, तब तक ट्रांजिट चालू रहेगा। सर समझ में आया ट्रांजिट क्या होता है? तो आपको यहाँ बोले ना, यहाँ पर भी तो मैं ये भी यहाँ पर भी यही कहूंगा कि गुड्स सामने वाले ऑफिस में पहुंच के भी
और अभी तक कैरियर के ऑफिस में ही पड़े हुए हैं, तो गुड्स अभी तक ट्रांजिट में, अभी भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया जा सकता है क्योंकि गुड्स ट्रांजिट में पड़े हुए हैं। सर इसमें क्या होगा, सेलर ने माल कैरियर को दिया, माल यहाँ पर पड़ा है, माल अभी तक रास्ते में चल रहा है, माल यहाँ पर पहुंच गया, अभी भी गुड्स ट्रांजिट में पड़े हैं जब तक कि वो बायर डिलीवरी नहीं ले ले, या बायर का एजेंट डिलीवरी नहीं ले ले, या फिर तीसरी कंडीशन बायर डिलीवरी नहीं ले ले, बायर का एजेंट डिलीवरी नहीं ले ले, या फिर ये जो कैरियर है ना, इसने बोल दिया सर आपका माल पहुंच गया, अब मैं आपके एजेंट के तौर पे उसको होल्ड करके रख रहा हूँ आपके बिहाफ पे, तो सर यहाँ ये वाला कैरियर खुद एजेंट बन गया यार, तो फिर अब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। और इस दौरान सेलर को ट्रांजिट, गुड्स ट्रांजिट में है, और इस दौरान सेलर को पता पड़ता है अरे बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ओ अल्लाह मच गया, लाखों रुपए का माल था, कैरियर को फोन किया, सेलर ने कैरियर को फोन किया, भाई माल को वहीं रोक देना, डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है, माल को वहीं रोक देना, डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब he is exercising his right of stoppage in transit, he is exercising his right of stoppage in transit। ठीक है सर। सर क्या ये ट्रांजिट क्या होता है, और बायर इंसॉल्वेंट होने पे ही ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कराया जा सकता है। तो ऐसा बोलते हैं राइट ऑफ लिएन is a right to retain the possession of the goods, whereas right of stoppage in transit is a right to regain the possession of the goods, वापस उसका पोजीशन गेन करने के लिए। सर समझ में आया अभी तक एसआईटी के बारे में जो भी बताया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में जो भी बताया, जल्दी बोलो यस और नो। हाँ सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सेलर है, सेलर ने अपना माल कैरियर को दिया, कैरियर के मुंबई ऑफिस में छुड़वा दिया, अभी ये माल यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, सडनली पुणे से बायर का एक आदमी आ रहा था जो कि खुद भी एक कॉमन रास्ते पे जा रहा था, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हुआ कैरियर के और बायर के बीच में, और बायर का जो एजेंट था उसने ये माल बीच रास्ते में ही कैरियर से ले लिया, तो सर ट्रांजिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ट्रांजिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो फिर आप अपना स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आगे जाके यहाँ पर पता पड़ा कि बायर तो इंसॉल्वेंट होने वाला है, यह हो चुका है, तो फिर सेलर एक्सरसाइज करना चाहेगा, पर यहाँ तो ट्रांजिट तो खत्म हो गया, तो फिर सेलर कैसे अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि ट्रांजिट ही खत्म हो चुका है सर। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, so right of stoppage of goods in transit means right of an unpaid seller to stop further transit of goods with a view to regain the actual or constructive possession of the goods, actually या constructive possession उसको मिल जाए इसके लिए, यानी कि regain the possession of the goods। ये राइट वही मिलेगा जहां पर बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कि उसने अपना राइट ऑफ लिएन छोड़ दिया है, उसने कैरियर को गुड्स पकड़ा दिया है। सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट until the price is paid or tendered to him only when the buyer has become insolvent, तभी ये राइट मिलेगा। Now what are the conditions exercising right of SIT stoppage in transit? सेलर अभी तक अनपेड सेलर है, ये एसेंशियल्स हैं, ठीक है, सेलर अभी तक अनपेड है, दूसरा उसने पार्ट कर दिया पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी राइट ऑफ लिएन छोड़ दिया है, कैरियर को माल दे दिया, तो लिएन अब कहां से एक्सेस करेगा, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, गुड्स अभी तक ट्रांजिट में है, देखो सेलर अनपेड है, सेलर ने अपना राइट ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स छोड़ दिया है, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दिस राइट, और पांचवा ये अपनी तरफ से चिपकाना जरूर, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट की बजाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिख देना यहाँ पर, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ऐसा करके जरूर लिखना। ट्रांजिट का ये मतलब कतई नहीं है कि गुड्स शुड बी एक्चुअली मूविंग, दे शुड बी इन द कस्टडी ऑफ द कैरियर हु मस्ट होल्ड द गुड्स इन हिज ओन नेम।
कैरियर खुद अपने नाम से अभी तक गुड्स को होल्ड करके ले जा रहा है, ठीक है। ट्रांजिट कब कब खत्म होता है ये देखो, इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, बायर या बायर के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, सर ट्रांजिट वहां खत्म। अब बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो कोई स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का रूल नहीं लगा पाओगे, राइट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ट्रांजिट ही खत्म हो चुका है, तो फिर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट कहां से मिलेगा। वेयर द बायर और हिज एजेंट ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर दे अराइव एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, जहां पर बायर या उसके एजेंट ने गुड्स की डिलीवरी ले ली बिफोर दे अराइव एट पुणे, रास्ते में ही ले ली, वहां पर भी ट्रांजिट खत्म, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। Where the carrier or other belly wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent. सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कैरियर ने या फिर बेली ने गलत तरीके से बायर को वो गुड्स देने से या फिर बायर के एजेंट को गुड्स देने से मना कर दिया, तब भी हम मान लेंगे कि सर ट्रांजिट वहीं खत्म हो चुका है। When part delivery implies the delivery of the whole, जहां पर पार्ट डिलीवरी जो है वो डिलीवरी ऑफ द होल मानी जाएगी, वहां पर ट्रांजिट खत्म। लेकिन जनरली जहां पर पार्ट डिलीवरी है वहां पर होल की डिलीवरी हम मानेंगे नहीं। अभी ऊपर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, पार्ट डिलीवरी है वहां पर होल डिलीवरी हम मानेंगे नहीं। कौन से केस में किया था वो, लियन वाले केस में। सर देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, लियन वाले केस में पार्ट डिलीवरी की है, भले ही वो फुल के लिए थी, फुल के कंटिन्यूएशन में थी, लेकिन पार्ट भी बचे हुए पे आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट के केस में फुल पार्ट डिलीवरी करिए जो कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल के केस में है, तो हम ये मान लेंगे पूरे की डिलीवरी हो गई है, तो अब बचे हुए पे आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते हो। ये बात ध्यान रखना, दोनों में यहाँ आके डिफरेंस आ जाता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए तो ट्रांजिट कब कब खत्म होगा, व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, जब डिलीवरी ले ली है, ठीक है, जहां पर डेस्टिनेशन से पहले ही बायर या दूसरे पर्सन जो कि बायर का एजेंट है उसने डिलीवरी ले ली डेस्टिनेशन से पहले ही। Where the carrier or other belly wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, where the carrier or other belly wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, wrongfully refuses, ठीक है, कैरियर और अदर बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, वहां पर भी स्टॉपेज एंड ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। When the part delivery implies the delivery of the whole, in case of stoppage in transit, this ट्रांजिट के केस में दिस राइट इज लॉस्ट। अब बाकी पे आप ट्रांजिट नहीं एक्सरसाइज कर सकते, जबकि लियन में आप बाकी पे कर सकते थे। या फिर जहां पर कैरियर ने बायर को एक्नॉलेज कर दिया कि भाई मैं तेरे बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं, until and unless राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स सेलर ने अपने पास रख दिया, तो फिर इससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहां सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास में रखा हुआ है, वहां दोनों ही केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेलर अपना राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन यदि राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो है वो सेलर ने मेंटेन नहीं किया है, रिजर्व नहीं किया है, so where the carrier acknowledges the buyer that he is holding the goods for buyer. Next, when the goods are delivered to carrier hired by the buyer, सर ये सेलर था, इसने मुंबई से पुणे के लिए बड़े कैरियर को माल पकड़ाया, ये बायर था, इसने एक छोटा सा टैक्सी वाला, लोडिंग टैक्सी वाला भेजा, यहाँ पर लोडिंग ऑटो वाला भेजा कि लाओ माल भर के ले आओ, तो जहां पर माल इसे पकड़ा दिया गया है इस सेकंड कैरियर को जो कि बायर के बिहाफ पे आया है, तो भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट खत्म हो चुका है कैरियर को जहां पर माल पकड़ा गया। इन सिचुएशंस में ट्रांजिट खत्म हो जाता है। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, सिचुएशन देके भी पूछ सकते हैं। क्या क्या बातें जरूरी हैं स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रांजिट कब कब खत्म होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, राइट ऑफ लियन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है सर। एक का ऑब्जेक्टिव होता है टू रिटेन, दूसरे का होता है रीगेन। बायर का स्टेटस क्या होता है सर, राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड
When the buyer fails to pay the price, buyer insolvent हो solvent हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना राइट ऑफ क्लियर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो और गुड्स ट्रांजिट में हो, ठीक है। पोजेशन ऑफ गुड्स, सर लियन में तो पोजेशन, फिजिकल पोजेशन सेलर के पास में ही रहना चाहिए, जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर ने पार्ट विथ कर लिया है, पोजीशन दे दिया है, पोजीशन किसी को, पोजीशन अब उसके पास में नहीं है, पोजीशन कैरियर के पास में है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। तो कैरियर या बेली शुड हैव द गुड्स इन हिज कस्टडी एंड शुड नॉट हैव डिलीवर्ड इट टू द बायर, अभी तक बायर को डिलीवर नहीं किया है। एंड पॉइंट क्या है सर, राइट ऑफ लियन गिव्स राइज टू द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जैसे ही राइट ऑफ लियन छूटा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको मिल जाएगा यदि सामने वाला इंसॉल्वेंट है तो। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज करने के लिए क्या जरूरी है कि सेलर ने अपना राइट ऑफ लियन छोड़ दिया, एक ही बात को घुमा के लिख दिया है, यानी कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी चालू होगा जब राइट ऑफ लियन खत्म हो गया है। नेक्स्ट, person acting, the seller has to exercise this right himself, right of lien. The seller has to exercise this right himself, whereas the seller can exercise this right through the carrier. Seller can exercise this right through the carrier or daily whom the goods are, with whom the goods are lying. ये हमेशा seller उनके थ्रू ही exercise कर सकता है, ठीक है सर। नेक्स्ट, तो सर हमने डिफरेंसेस भी कर लिए। अब इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। सर देखो ये टॉपिक क्या है, सेलर है, बायर है, बायर ने, अपन ने कल पढ़ा था ना कि गुड्स या तो दे दिया है या फिर गुड्स के डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था, यानी एक बेसिस आ जाता है इसके पास में आगे उन गुड्स को सब सेल या प्लेज करने के लिए। वैसा ही एक टॉपिक यहाँ पर